डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 96। अपने हाथों को अपने पास रखो। रिया जैन ने दोनों हाथों से लाल शराब की बोतल को मजबूती से पकड़ते हुए पूछा, अभी तक खोला नहीं है? विवान गुप्ता का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। थोड़ा और धैर्य रखें, काम लगभग पूरा हो गया है। जल्दी करो, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। हाथ से शराब की बोतल खोलने पर जोर क्यों दे रहे हो? मैं बस इस अनुभव को आजमाना चाहता हूं। कई मिनट तक संघर्ष करने के बाद विवान गुप्ता ने लाल शराब की बोतल को एक तरफ फेंक दिया। बिना कॉक स्क्रू के इस वाइन की बोतल खोली ही नहीं जा सकती। छोड़ो, चलो इसे नहीं पीते। सोफे पर हांफते हुए विवान गुप्ता को देखकर रिया जैन ने अपने बालों को कान के पीछे किया और मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, वैसे तो तुम काफी मजबूत हो, आज तुम शराब की बोतल भी क्यों नहीं खोल पा रहे हो? विवान गुप्ता ने उसकी ओर एक नजर डाली। क्या यूरोप में मेरे रहने के दौरान तुम्हारी त्वचा में खुजली होने लगी और तुम्हें अच्छी तरह से पिटाई की जरूरत महसूस हुई? हाँ, रिया जैन ने जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींचा। उसकी आवाज मोहक थी। क्या इस यूरोप यात्रा पर आपकी मुलाकात समुद्री प्रेमी पश्चिमी लड़कियों से हुई? विवान गुप्ता ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और सिगरेट का बट बुझा दिया। वहां एक थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत थी। वास्तव में? रिया जैन को कुछ संदेह था। आखिरकार उसने बचपन से खुद से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां बहुत कम देखी थीं। वो जल्द ही भारत में आ रही है, तब आप दोनों मिल सकती हैं। अपनी सभी महिलाओं में से विवान गुप्ता को रिया जैन की सबसे कम चिंता थी। उसके सामने उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने खुलकर सब कुछ कबूल कर लिया। छी, उससे कौन मिलना चाहेगा? विवान गुप्ता ने उसके गर्वित चेहरे को देखा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? बेशक सच। अगर मुझे झूठ चाहिए होता तो मैं तुमसे नहीं पूछता। उसका सवाल सुनकर रिया जैन की खूबसूरत आंखों में चंचलता झलक उठी, लेकिन उसने फिर भी ईमानदारी से जवाब दिया, सच तो ये है कि तुम अमीर हो और मुझे ये बात बहुत पसंद है। इतना ही? इस तरह का तिरस्कारपूर्ण जवाब सुनकर विवान गुप्ता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिया जैन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे जल्दी मत करो। मैं बस अपने मन में आपकी खूबियों और कमियों के बारे में बताऊंगी। खूबी ये है कि आप अमीर हैं, बहुत अमीर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कितने धनी हैं। और आप आकर्षक हैं। भले ही आप सीधे साधे लड़के हैं, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि लड़कियों के बीच आपको एक मर्दाना आकर्षण देता है। इसके अलावा तुम मेरे लिए वाकई बहुत अच्छे हो। अगर हमारा रिश्ता ऐसा ना होता, अगर तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड होते, तो शायद मैं सपनों में हंसते हंसते जाग जाती। अंत में रिया जैन के स्वर में थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। विवान गुप्ता ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुमने कभी इस रिश्ते को बदलने के बारे में सोचा है? परिवर्तन? सच कहूं तो शुरुआत से लेकर अब तक मैं हमेशा से तुम्हारी खूबसूरती में दिलचस्पी रखता आया हूं और मेरे मन में कुछ छिपे हुए इरादे भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो। रिया जैन की खूबसूरत आंखें चुपचाप विवान गुप्ता को टकटकी लगाए देख रही थीं। कल मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से आपके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए और आपके चेहरे की पहचान दर्ज करवाने के लिए कहूंगा। अब से आप इस कमरे की असली मालकिन हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैं कभी भी अपने विचारों को किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं करूंगा। भले ही मैं आपको स्वीकार कर लूं, फिर भी यही बात लागू होगी। हालांकि मैं इसे आपको दूसरे तरीके से समझा सकता हूं। आज से आप मुझसे और अधिक लाभ उठा सकती हैं। विवान गुप्ता कभी कंजूस नहीं था। उसका मानना था कि रिया जैन जैसी समझदार महिला इससे कहीं अधिक की हकदार थीं। रिया जैन ने हैरानी से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता कि एक बार जब हम सार्वजनिक हो जाएंगे तो आप मुंबई थिएटर अकादमी में मछली पकड़ने में सक्षम नहीं रह पाएंगे? क्या आपको लगता है कि मेरी नज़र केवल एक ही मुंबई थिएटर अकादमी पर टिकी हुई है? सानवी ठाकुर के बारे में क्या? क्या तुम उससे आकर्षित नहीं होते?
उसे इस बात की परवाह नहीं होगी। क्या? तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखते हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि सानवी ठाकुर उतनी सरल नहीं है जितनी वो दिखती हैं। आज रात धोखा खाने की आशंका से प्रेरित होकर विवान गुप्ता को उसका नाम लेते ही चिड़चिड़ाहट होने लगी और उसने सीधे विषय बदल दिया। उसके बारे में बहुत हो गया। तुमने कहा था कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है। तुम क्या करना चाहती हो? मैं हमेशा से एक ट्रेंडी ब्रांड बनाना चाहती थी। रिया जैन ने एक पल सोचा और गंभीरता से कहा। ट्रेंडी ब्रांड? विवान गुप्ता ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले ट्रेंडी ब्रांड्स की अवधारणा लोकप्रिय हुई थी, ये देखते हुए कि वर्तमान में मुख्य उपभोक्ता वर्ग युवा लोग हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के ब्रांड बहुत महंगे होते हैं और सस्ते ब्रांड्स में नवीनता और सौंदर्यास्त की कमी होती है। मध्य बाजार में इस कमी को पूरा करने के लिए ट्रेंडी ब्रांड उभर कर सामने आए। शुरुआत में विवान गुप्ता ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब रिया जैन के याद दिलाने पर उसे एहसास हुआ कि इसमें वास्तव में संभावनाएं हैं। हालांकि विवान गुप्ता का वर्तमान करियर फोकस अभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ही है और उन्होंने फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा है। चूंकि आपकी रुचि है, इसलिए मैं भविष्य में कभी आपके लिए ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में सीखने की व्यवस्था कर दूंगा। वास्तव में? लेकिन तब तक शायद आपको अकादमी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ब्रेक लेने की बात छोड़ो, जरूरत पड़ने पर मैं पढ़ाई भी छोड़ सकती हूं। आखिर तुम जानते ही हो कि मैं मुंबई थिएटर अकादमी में क्यों आई थी। अब जब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है तो मुझे वहां रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विवान गुप्ता मुस्कुराया और उसके गालों को चुटकी भरते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? रिया जैन ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और मीठी मुस्कान दी। डर नहीं। तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते तो ये सब बकवास किए बिना सीधे सीधे कह देते। मुझे शांग्री-ला में वो दृश्य आज भी अच्छी तरह से याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं जहां से आई थी वहीं वापस चली जाऊं। दोनों ने बातें की और रिया जैन के शरीर से आती हल्की सुगंध को महसूस किया। अध्याय 97 राष्ट्र का पहला पॉइजन। अगली सुबह विवान गुप्ता विशाल व्याख्यान कक्ष में अपनी मेज पर लेटा हुआ था और नींद पूरी करने की कोशिश कर रहा था। कहावत है ना, थोड़े समय का बिछड़ना हनीमून से भी मीठा होता है। कल रात रिया जैन एक रस निकालने वाली मशीन में बदल गईं और उसने रिया जैन का सारा रस निचोड़ लिया। आज सुबह रिया जैन ऊर्जा से भरपूर और दमकती हुई नजर आ रही थीं। वह स्वयं बहुत दुखी था। उसकी कमर और पीठ में दर्द था और उसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। यह अभिनय की कक्षा थी, जिसमें न केवल अभिनय के छात्र थे बल्कि निर्देशन के छात्र भी शामिल थे। यही कारण था कि व्याख्यान कक्ष खचाखच भरा हुआ था। लगभग कोई भी सीट खाली नहीं थी। व्हाइट पीसेस, तुमने कल रात क्या किया? क्लास 160 मिनट की है और तुम 160 मिनट तक सोते रहे। तुमने टीचर सन को जरा भी सम्मान नहीं दिया। क्लास खत्म होते ही विवान गुप्ता के बगल में बैठे दीपक बोस ने उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। जहां तक शिक्षक सन की बात है, जिनका उन्होंने जिक्र किया, वे मुंबई थिएटर अकेडमी में अतिथि व्याख्याताओं में से एक थे और मनोरंजन जगत के एक बेहद सम्मानित अनुभवी अभिनेता थे। वे हर सेमेस्टर में कुछ ही कक्षाएं लेते थे, इसलिए जब भी उनकी कक्षा होती थी लगभग कोई भी अनुपस्थित नहीं रहता था। विवान गुप्ता जैसे लोग जो सिर्फ सोने के लिए आते थे, उनके बारे में तो सुना भी नहीं जाता था। विवान गुप्ता ने अपनी पीठ सहलाई और धीरे से आह भरी। मैं कुछ दिनों के लिए छात्रावास में ही रहूंगा। मुझे इस बिस्तर की आदत नहीं है और मुझे अच्छी नींद नहीं आई। एक पुरुष के रूप में कभी हार स्वीकार मत करो, यहां तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्तों के सामने भी। विवान गुप्ता निश्चित रूप से यह नहीं कहेगा कि वह कल रात रिया जैन से थक गया था, इसलिए उसने एक मनगढ़ंत बहाना बना लिया। वाह, 100 मिलियन से अधिक कीमत वाले आलीशान घर में रहने की आदत नहीं पड़ रही, इसलिए वापस $400 प्रति माह वाले छात्रावास में रहना पड़ रहा है। अमीर लोग वाकई मौज मस्ती करना जानते हैं। दुनिया केवल अमीरों की खुशियां जानती है, लेकिन अमीरों के दुख को कौन समझता है? विवान गुप्ता केवल अपना सिर हिला सका और अपनी करवाहट को निगल गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि उस पर कई मिस्ड कॉल आए थे। पहले उसे बहुत नींद आ रही थी और वह नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे, इसलिए उसने फोन को वाइब्रेट मोड पर सेट कर दिया था। हालांकि वह इतनी गहरी नींद में सोया था कि कॉल आने पर भी उसकी नींद नहीं टूटी। विवान गुप्ता ने तुरंत एक नंबर को दोबारा मिलाया। कनेक्शन जुड़ते ही एक अत्यावश्यक आवाज सुनाई दी। क्या ये श्री विवान है? ये मैं हूं, ये कौन है?
मैं परिवहन कंपनी का ड्राइवर हूँ। मेरा उपनाम चैन है। आपकी गाड़ी आ गई है और अकेडमी के गेट पर खड़ी है। कृपया जल्दी आइए, वरना यातायात पुलिस इसे जबरदस्ती खींच कर ले जाएगी। फोन पर घबराहट भरी आवाज सुनकर विवान गुप्ता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया और दीपक बोस के साथ अकेडमी के गेट की ओर चल पड़ा। विवान गुप्ता द्वारा घसीटे जाने पर दीपक बोस पूरी तरह से भ्रमित दिख रहा था। व्हाइट पीसेस, क्या चल रहा है? मेरी गाड़ी आ गई है, लेकिन अभी अभी मेरे कई फोन छूट गए हैं। परिवहन कंपनी के लोग मुश्किल में लग रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। यह कहने के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी। पॉइजन के आने की खबर सुनकर दीपक बोस भी उतना ही उत्साहित हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अकेडमी के गेट पर कई हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के पुरुष एक टो ट्रक के सामने खड़े थे और एक बड़े मालवाहक ट्रक को टो करके ले जाने से रोक रहे थे। अधिकारी महोदय, कृपया एक क्षण रुकिए। मेरे ग्राहक का अभी अभी फोन आया था और सामान पहुंचाने के बाद आप जो भी जुर्माना लगाएंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। इस ट्रक को टो नहीं किया जा सकता। इसके अंदर जो सामान है वह इतना कीमती है कि खुद को बेचने से भी उसकी कीमत पूरी नहीं होगी। ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस से गुहार लगा रहा था। यह बड़ा ट्रक सामान्य यातायात को बुरी तरह बाधित कर रहा है और यह अकेडमी के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। यदि आप कानून प्रवर्तन में बाधा डालने का प्रयास जारी रखते हैं तो मुझे बाध्यकारी उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने ड्राइवर को कड़ी चेतावनी दी। मुंबई थिएटर अकेडमी के कई छात्र और उत्सुक दर्शक भी वहां जमा हो चुके थे। इसी समय विवान गुप्ता अंततः दीपक बोस को साथ लेकर वहां पहुंच गया। विवान गुप्ता को देखकर और उसके फोन पर उसकी जानकारी की जांच करने के बाद चैन नाम के ड्राइवर ने लगभग रोते हुए कहा, श्री विवान, आप आखिरकार आ ही गए। अगर और देर हो जाती तो मुझे अधिकारी के सामने घुटने टेक कर विनती करनी पड़ती। चैन नाम के ड्राइवर के पास जाकर विवान गुप्ता ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया। मुझे बहुत खेद है, मैंने पहले आपकी कॉल मिस कर दी थी। फिर उसने ट्रैफिक पुलिस की ओर मुड़कर कहा, अधिकारी जी, यह पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं बाद में सभी जुर्माने, टोइंग शुल्क और इससे संबंधित सभी मुआवजे का भुगतान कर दूंगा। विवान गुप्ता, जो मुस्कुराता हुआ, सुंदर, सौम्य और विनम्र था और जिसके व्यक्तित्व का वर्णन करना असंभव था, उसे देखकर यातायात पुलिस को वह पसंद आ गया। हालांकि उन्होंने अपना गंभीर लहजा बनाए रखा। आपको सामान जल्द से जल्द वापस लाना होगा और इस ट्रक को निश्चित रूप से टो करके ले जाना होगा। उनसे कहिए कि वे इसे बाद में पुलिस स्टेशन से ले जाएं। धन्यवाद अधिकारी। विवान गुप्ता ने उन्हें धन्यवाद दिया, फिर चैन नाम के ड्राइवर की ओर मुड़ गए। मास्टर चैन, कृपया इसे खोलें और कार निकाल लें। मैं बाद में आपकी कंपनी से संपर्क करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सभी मुआवजे का भुगतान अकेले करूंगा। ड्राइवर ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है और तुरंत परिवहन कर्मियों को ट्रक का दरवाजा खोलने का निर्देश दिया। उन्हें ट्रक के अंदर क्या था इसकी पूरी जानकारी थी और महाप्रबंधक ने यात्रा के दौरान उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अंदर $9,000 वॉट की एक सुपर लग्जरी कार थी। जब उन्होंने कहा था कि वे खुद को बेचकर भी इसे नहीं खरीद सकते तो वे कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। इस कार के खरीदार विवान गुप्ता की पहचान तो असाधारण ही होगी। जिस विनम्रता से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया वह अपने आप में ही सराहनीय है। इसलिए उनसे मुआवजे की उम्मीद करना तो दूर और भी मुश्किल है। आसपास जमा भीड़ भी हट गई। सभी उत्सुकता से ट्रक का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। वे ड्राइवर की बातें देखते हुए स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। अब वे चुपचाप उत्सुकता से कार को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे। मुंबई थिएटर अकेडमी से आए कुछ छात्र भी चर्चा करने लगे। क्या हो रहा है? अकेडमी के गेट पर इतने सारे लोग क्यों हैं? वक्ता एक छात्र था जो अभी अभी आया था। हमें पक्का पता नहीं है। ऐसा लगता है कि गेट पर एक बड़ा मालवाहक ट्रक खड़ा है और ट्रैफिक पुलिस उसे हटाने आई है। वे लोग उसे रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ कीमती सामान है। क्या तुमने विवान गुप्ता को आते हुए नहीं देखा? क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा कि ट्रक में जो कुछ भी है वह उसका है? तो फिर यह वाकई बहुत कीमती होगी। मैंने पहले उसकी लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर को वहां हर दिन पार्क किए हुए देखा था, फिर वह पोर्शे 918 में बदल गई। मुझे आश्चर्य है कि इस बार यह किस प्रकार की कार है। कौन जाने, जल्द ही पता चल जाएगा। धमाके के साथ ट्रक का दरवाजा खुला। अंदर छिपे मिस्टीरियस सामान का खुलासा। स्याही की तरह काला, बिना किसी अशुद्धि के। वह कार्गो होल्ड में एक लड़ाकू विमान की तरह चुपचाप पड़ा था, मानो फ्लाइट करने के लिए तैयार हो। अंततः दर्शकों ने पॉइजन का पूरा रूप देखा और विस्मय से भरी आहें एक के बाद एक गूंजने लगीं।
यह मानना पड़ेगा कि पॉइजन वाकई बेहद आकर्षक है। इतना ही नहीं, इसे देखने वाला हर कोई तुरंत समझ जाता कि यह अमूल्य है। लैम्बोर्गिनी कंपनी का यही इरादा था। अगर यह स्टाइलिश नहीं होती तो इस बड़े खिलौने पर लाखों अमेरिकी डॉलर कौन खर्च करता। सुपर कार चलाना, वाकई क्या यह सब दिखावे के बारे में ही नहीं है। अध्याय 98, पहली कार्यकारी बैठक। जब तक गाड़ी को खाली नहीं किया गया तब तक आसपास के लोगों ने आखिरकार उसका पूरा रूप नहीं देखा। ये कौन सी कार है? फरारी? एक लड़की जिसे कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसने अपने बगल में बैठे अपने प्रेमी से पूछा। शायद उसका बॉयफ्रेंड भी सुपर कारों से परिचित नहीं था। उसने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, ये फरारी नहीं है, ये लैम्बोर्गिनी है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि ये कौन सा मॉडल है। वैसे भी ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं अपने जीवन काल में कभी भी खरीदने का सामर्थ्य नहीं रख पाऊंगा। ऐसा कौन कहता है? शायद आप लॉटरी जीत जाएं। क्या आप हर दिन 10 रुपए के 5 लॉटरी टिकट नहीं खरीदते? अगर आप जीत गए तो आपको 20 मिलियन से ज़्यादा मिलेंगे, फिर आप भी एक खरीद सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस जोड़े के बीच अच्छे संबंध हैं, क्योंकि लड़की मुस्कुराते हुए लड़के को प्रोत्साहित कर रही थी। अचानक पास से एक चीख सुनाई दी। बकवास! वहां मौजूद सभी लोग आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गए। उस व्यक्ति ने अपने फोन पर एक तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखा, उसकी तुलना की और पुष्टि करने के बाद आगे कहा, ये लैम्बोर्गिनी पॉइजन है जो दुनिया में केवल 4 ही बनी है। एक की कीमत लगभग 100 मिलियन रुपए है। हालांकि पॉइजन की संख्या बढ़कर 15 यूनिट हो गई है, जिसमें हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल दोनों शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिन्हें विशेष रूप से जानकारी नहीं है, वे अब भी सोचते हैं कि इसकी केवल 4 यूनिट ही हैं। ये सुनकर भीड़ में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। उससे पहले वाले जोड़े की लड़की ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि जैकपॉट जीतने पर भी इसे खरीदना संभव नहीं होगा। इतना कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, और लड़के ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा प्यार, ये आशीर्वाद के योग्य है ना? चेन उपनाम वाला ड्राइवर एक दस्तावेज लेकर विवान गुप्ता के पास गया। श्री विवान, आपको बस इस पुष्टिकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और आप गाड़ी लेकर जा सकेंगे। विवान गुप्ता ने दस्तावेज लिया और सीधे अपने हस्ताक्षर कर दिए। ये देखकर ड्राइवर ने राहत की सांस ली। इस परिवहन का बोनस पहले से 10 गुना से भी अधिक था, लेकिन चिंता भी उतनी ही बढ़ गई थी। अब वो सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो सकता था। विवान गुप्ता ने ड्राइवर का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया, जबकि दीपक बोस जल्दी से यात्री सीट पर बैठ गया। जैसे ही वो अंदर बैठा, दीपक बोस ने चारों ओर देखा, फिर उसकी नज़र तकनीक से लैस डैशबोर्ड पर पड़ी और वो आह भरे बिना नहीं रह सका। हालांकि मुझे इस कार और पिछली नाइट शैडो में ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक ही होगा, क्योंकि सिर्फ कीमत ही इसे कई गुना ज़्यादा शानदार बना देती है। विवान गुप्ता खुलकर हंस पड़ा। कीमत की चिंता मत करो, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। इसके साथ ही उसने रफ्तार बढ़ा दी और पॉइजन एक काली बिजली की तरह तेज रफ्तार से मुंबई थिएटर एकेडमी से भीड़ की विपरीत दिशा में निकल गई। मालिक को जाते देख आसपास खड़े दर्शक एक एक करके तितर-बितर हो गए। फोरम पर केवल मुंबई थिएटर एकेडमी के छात्रों ने ही पोस्ट करना शुरू किया। साथ में अभी-अभी ली गई तस्वीरें भी हैं। चौंकाने वाली बात, द्वितीय वर्ष के निर्देशक विवान गुप्ता ने फिर से नई कार ले ली, और ये वही मशहूर कार है। पोस्ट अपलोड होते ही आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। धिक्कार है, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रशासक इस पोस्टकर्ता को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दे। मुझे लगा कि फोरम खोलते ही मैं यूसी शॉक विभाग में आ गया हूं। सेकेंड ईयर का छात्र विवान गुप्ता, वही जिसने पहले लैम्बोर्गिनी चलाई, फिर पोर्शे 918, फिर से कार बदल ली। तीसरी मंजिल पर लगे पोस्टर में सीधे तौर पर पॉइजन की घरेलू कीमत लिखी थी, जो लगभग 100 मिलियन रुपए के करीब थी। इसके बाद की सभी पोस्टें अरे बाप रे, शानदार और इसी तरह के विस्मयादिबोधक टिप्पणियों से भरी थीं, इसलिए विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात से अनजान कि उसने मुंबई थिएटर एकेडमी में फिर से हलचल मचा दी है, विवान गुप्ता ने दीपक बोस को गाड़ी में घुमाया, फिर उसे वापस एकेडमी में छोड़ दिया और अपनी नई कार से हिंदुस्तान सेंटर बिल्डिंग की ओर चला गया। अपनी मुंबई मीडिया कंपनी के फ्लोर के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल पर गाड़ी खड़ी करने के बाद विवान गुप्ता अभी इमारत के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए थे, तभी दर्जनों लोग जल्दबाजी में उनके पास आ पहुंचे। राष्ट्रपति विवान? समूह ने एक मत होकर विवान गुप्ता का अभिवादन किया। विवान गुप्ता ने उन पर एक नज़र डाली, फिर शौर्य रेड्डी की ओर देखा और पूछा, ये सब लोग यहाँ क्यों हैं? क्या ये ब्लैक सोसाइटी के लोग हैं? इतना कहकर वो सीधे लिफ्ट की ओर चल पड़ा। शौर्य रेड्डी ने विवान गुप्ता के हाव भाव से समझ लिया कि उसे ऐसा दृश्य पसंद नहीं है, और उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस उसके पीछे पीछे चल पड़े।
इन लोगों को बाद में कंपनी में भर्ती किया गया था और उनमें से कई लोग विवान गुप्ता को नहीं जानते थे। शौर्य का इरादा केवल उन्हें कंपनी के बॉस से मिलवाना था। लिफ्ट थोड़ी देर में नीचे उतरी और विवान गुप्ता अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे शौर्य रेड्डी भी जल्दी से आ गया। बाकी लोग वहीं रुके रहे और अगली लिफ्ट का इंतजार करते रहे। हाल ही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है? लिफ्ट में विवान गुप्ता अपने फोन से खेल रहा था और ऊपर देखे बिना शौर्य रेड्डी से पूछ रहा था। फिलहाल प्रत्येक विभाग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है। निदेशक स्तर के पदों के लिए आपकी व्यवस्था का इंतजार है, अध्यक्ष विवान। शौर्य रेड्डी ने मुंबई कैपिटल की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त परिचय दिया। ये सुनकर विवान गुप्ता ने संतोष से सिर हिलाया। महज 10 दिनों में बुनियादी ढांचा तैयार करने से उनकी लगभग $10 लाख की भर्ती फर्म का कमीशन सार्थक हो गया और उन्हें लोगों को भर्ती करने के लिए बड़े निवेश बैंकों को नाराज करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर बाद लिफ्ट 55वीं मंजिल पर रुक गई। विवान गुप्ता सीधे बाहर निकल गया और शौर्य उसके पीछे पीछे चल रहा था। रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही दोनों रिसेप्शनिस्ट अभिवादन करने के लिए तुरंत खड़ी हो गईं। हेलो, राष्ट्रपति विवान। नमस्कार, राष्ट्रपति शौर्य। फिर एक रिसेप्शनिस्ट में अपॉइंटमेंट बुक उठाई और विवान गुप्ता से कहा, अध्यक्ष विवान, सानिया भट्ट नाम की एक महिला आज सुबह आई थी। उसने कहा कि वो सानिया आयाम की महाप्रबंधक हैं, आपके निमंत्रण पर आई हैं, लेकिन आप मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें इंतजार करने को कहा। सानिया भट्ट? हाँ। वो कहाँ हैं? मैं लाउंज में जाकर उन्हें ले आता हूँ। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट झटपट लाउंज की ओर चल पड़ी। विवान गुप्ता ने उसे नहीं रोका। उसने कल रात बस यूं ही कैजुअली जिक्र किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सानिया भट्ट सच में आएगी, और चूंकि वो सुबह आई थी, अब दोपहर हो चुकी थी। उसके हाव भाव से लगता है कि वो कई घंटों से इंतजार कर रही होगी। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट सानिया भट्ट के साथ वापस लौटी। सामने खड़ी सानिया भट्ट ने औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। उसके छोटे काले बाल करीने से संवारे हुए लग रहे थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि पिछली रात के नीले बाल विग थे, और व्यावसायिक पोशाक के साथ उसकी 92 रेटिंग वाली सुंदरता काफी आकर्षक लग रही थी। विवान गुप्ता के सामने खड़ी होकर सानिया भट्ट मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा था कि राष्ट्रपति विवान आज कार्यालय में नहीं होंगे। विवान गुप्ता शायद ही उससे माफी मांगता था। मेरी गलती है, मैंने कल समय का जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति सानिया का समय बर्बाद करने के लिए क्षमा चाहता हूं। बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। राष्ट्रपति विवान की कंपनी का दौरा करना बहुत ही फायदेमंद रहा। विवान गुप्ता ने शिष्टाचार की बातें जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसी स्थिति में कृपया थोड़ा और इंतजार करें। हमारी एक आंतरिक मंत्रण बैठक होने वाली है और उसके बाद मैं आपसे सानिया आयाम के मुद्दे पर चर्चा करूंगा। ठीक है। पूरी सुबह इंतजार करने के बाद उसे थोड़ा और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर मुड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने शौर्य रेड्डी को निर्देश दिया कि 5 मिनट में सभी अधिकारी और प्रबंधन के आरक्षित कर्मचारी बैठक कक्ष में इकट्ठे हो जाएं। जो भी देर से आएगा या अनुपस्थित रहेगा, उसका मासिक बोनस काट लिया जाएगा। इतना कहकर विवान गुप्ता मुंबई कैपिटल के मीटिंग रूम की ओर चल पड़ा। इस बैठक की सूचना विवान गुप्ता के यूरोप में होने के समय से दे दी गई थी और ये कंपनी की पहली उच्च स्तरीय बैठक है। अगर कोई इसमें शामिल नहीं होने की हिम्मत करता है तो इसका मतलब है कि वे उसे बॉस के रूप में सम्मान नहीं देते। हालांकि कंपनी अभी शुरुआती दौर में थी, इसलिए इन लोगों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक खर्च करके भर्ती किया था और कुछ मिनटों की देरी के लिए उन्हें नौकरी से निकालना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनके लिए हर एक व्यक्ति पैसे के बराबर था। सानिया भट्ट ने विवान गुप्ता के दृढ़ निश्चय को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। आपको पता होना चाहिए कि उनकी वेबसाइट पर तकनीकी कर्मचारियों सहित 10 से भी कम लोग थे और वे आमतौर पर दोस्तों की तरह बातचीत करते थे। अध्याय 99 10 अरब का इंजेक्शन।
अध्याय 100 पांडा टीवी का मूल्यांकन। बड़े मीटिंग रूम में अब केवल 5 लोग ही बचे थे। विवान गुप्ता ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और शौर्य रेड्डी और काव्या कौर सहित अन्य 4 लोगों ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि विवान गुप्ता चुप रहा। कुछ मिनट बाद विवान गुप्ता ने अपना सिर उठाया और विक्रम मल्होत्रा की ओर देखा। विक्रम मल्होत्रा, है ना? मुझे मुंबई मीडिया कंपनी की हालिया स्थिति के बारे में बताएं। इस विक्रम मल्होत्रा को शौर्य रेड्डी ने मुंबई की एक स्थानीय मीडिया कंपनी से भर्ती किया था। शौर्य रेड्डी ने पहले ही विवान गुप्ता को इस बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन आज उनकी पहली मुलाकात थी। विवान गुप्ता का प्रश्न सुनते ही विक्रम मल्होत्रा ने तुरंत तैयार दस्तावेज निकाले और विवान गुप्ता को संबोधित करने के लिए खड़ा हो गया। अध्यक्ष विवान, मुंबई मीडिया कंपनी आपके निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है। अब तक हमने 3 प्रमुख प्लेटफॉर्मों से 11 शीर्ष एंकरों के साथ अनुबंध किया है, जिनमें ललिता वर्मा, पीडीडी, सारा नंदिनी, जिया अरोड़ा, श्वेता सूद और अन्य शामिल हैं। इन अनुबंधों पर कुल व्यय 95 मिलियन है और आपके अनुरोध पर एंकरों के साथ हमारा ब्रोकर शेयरिंग अनुपात बाजार मानक से 10 गुना कम है। इस कारण हमसे संपर्क करने वाले कई एंकरों ने हमारी कंपनी के साथ अनुबंध करने की इच्छा व्यक्त की है, जिनकी कुल संख्या 25 है। इन सभी के प्लेटफॉर्म पर लाखों प्रशंसक हैं। जहां तक छोटे एंकरों की बात है, हमने अभी तक उनसे संपर्क शुरू नहीं किया है। विक्रम मल्होत्रा की बात सुनने के बाद विवान गुप्ता ने आगे पूछा, जिन 25 एंकरों का इरादा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का है, उन्होंने सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? उनमें से कुछ के अभी भी अपनी मूल ब्रोकर कंपनियों के साथ अनुबंध की अवधि समाप्त नहीं हुई है। बाकी के लिए कंपनी के पास फिलहाल पर्याप्त धन नहीं है। पहले प्राप्त 100 मिलियन रुपए की फंडिंग पूरी तरह से उपयोग हो चुकी है और शेष अनुबंध शुल्क 60 मिलियन रुपए है। साथ ही चूंकि कंपनी फिलहाल लाभ में नहीं है, इसलिए इन परियोजनाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अनुबंधों की अवधि समाप्त न होना सामान्य बात है। विवान गुप्ता केवल सबसे अधिक ट्रैफिक वाले कुछ एंकरों को ही भर्ती कर सकता था। यदि उसे प्रत्येक एंकर के लिए अनुबंध उल्लंघन शुल्क देना पड़ता तो वो एक सक्रिय गिल्ड नहीं चला रहा होता, वो एक दानदाता बन जाता। लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं होना, ये तो बिल्कुल अस्वीकार्य है। विक्रम मल्होत्रा के बोलने के बाद विवान गुप्ता ने एक बार फिर से शौर्य रेड्डी की ओर देखा। शौर्य रेड्डी मुंबई मीडिया कंपनी से संबंधित मामलों को संभाल रहे थे। विवान गुप्ता की निगाहें देखकर शौर्य रेड्डी ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। राष्ट्रपति विवान, राष्ट्रपति राहुल ने पहले भी इस बारे में मुझसे बात की थी, लेकिन चूंकि आप पिछले कुछ दिनों से यूरोप में थे और धनराशि काफी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसे मंजूरी नहीं दी। प्रिया ठाकुर से चर्चा करने के बाद हमने इस मामले को आपके लौटने पर निपटाने की योजना बनाई है। प्रिया ठाकुर ने भी तुरंत स्पष्टीकरण देने के लिए हस्तक्षेप किया। आखिरकार लगभग 100 मिलियन की धनराशि के साथ अगर उन्होंने वित्त निदेशक के रूप में विवान गुप्ता को सूचित किए बिना लापरवाही से स्थानांतरित कर दिया होता तो उन्हें वित्त निदेशक बने रहने की आवश्यकता नहीं थी। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बाद में मुंबई मीडिया कंपनी में 100 मिलियन और निवेश करें। उन एंकरों के साथ अनुबंध रद्द करें जिनके मूल ब्रोकर कंपनियों के साथ अनुबंध समाप्त हो गए हैं। प्रिया ठाकुर ने तुरंत इसकी पुष्टि कर दी। मैं आपको एंकर अनुबंध से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने के लिए 1 सप्ताह का समय देता हूं। 1 सप्ताह बाद मैं चाहता हूं कि मुंबई मीडिया कंपनी लाइव प्रसारण उद्योग में मजबूती से प्रवेश करे। क्या यह संभव है? मैं आपको सौंपे गए कार्यों को पूरा करने की गारंटी देता हूं। विक्रम मल्होत्रा के आश्वासन को सुनकर विवान गुप्ता ने सिर हिलाया और उसे बैठने का इशारा किया। फिर शौर्य रेड्डी की ओर दोबारा देखा। डायरेक्टर शौर्य, आपका निवेश विभाग हाल ही में सिर्फ नए विभाग ही नहीं बना रहा होगा, है ना? क्या आपको कोई अच्छी निवेश परियोजना मिली है? शौर्य रेड्डी ने सीधे अपना सिर हिलाया। राष्ट्रपति विवान, कंपनी की स्थापना को अभी कुछ ही समय हुआ है। मैं बाजार में आक्रामक रूप से प्रवेश करने की सलाह नहीं देता। हमें पहले स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। इस बयान से शौर्य रेड्डी का स्थिर कार्यशैली वाला रवैया पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। विवान गुप्ता ने संतुष्ट भरी मुस्कान दी। फिलहाल उन्हें किसी ऐसे अधीनस्थ की आवश्यकता नहीं है जिसमें उद्यमशीलता की प्रबल इच्छा शक्ति हो। उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो असाधारण पेशेवर कौशल रखता हो, लेकिन साथ ही व्यावहारिक और स्थिर भी हो। अगले 4 वर्षों के लिए एक दूरदृष्टि के साथ उन्हें विश्वास है कि वो 4 वर्षों के भीतर मुंबई कैपिटल को फ्लिपकार्ट के बराबर या उससे भी आगे की वित्तीय दिग्गज बना सकते हैं। इससे अधिक के बारे में वो फिलहाल सोचना नहीं चाहते। घरेलू परिस्थितियां उन्हें निश्चिंत होने की अनुमति नहीं देती। इस बारे में सोचते हुए विवान गुप्ता ने शौर्य रेड्डी से कहा,
पांडा टीवी ने खबर जारी की है कि वो B+ फंडिंग राउंड आयोजित करने की योजना बना रहा है। कृपया अपने मूल्यांकन विभाग से पांडा टीवी का मूल्यांकन करवाएं और अगले कुछ दिनों के भीतर मुझे एक रिपोर्ट लिखकर भेजें। जब से ओल्ड शाह को पता चला कि विवान गुप्ता के पास 20 अरब रुपए हैं, तब से उन्होंने खुले तौर पर और गुप्त रूप से स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पांडा टीवी को वित्त पोषण की आवश्यकता है। विवान गुप्ता की खुद पांडा टीवी में कुछ दिलचस्पी है, इसलिए वो शौर्य रेड्डी को ही मूल्यांकन करने देता है। उसे ये जानना जरूरी है कि 1 साल से ज्यादा में पांडा टीवी दिवालिया हो जाएगा। वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठा सकता। हाल के दिनों में उन्होंने पांडा टीवी के दिवालिया होने के बाद सामने आई कुछ जानकारियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। पांडा टीवी के दिवालिया होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, आंतरिक इक्विटी व्यवस्था, जिसमें शुरुआत में युवराज स्टोन कैपिटल, ले टीवी, कीहू 360 और अन्य प्रारंभिक निवेश कंपनियों ने प्रबंधन शक्ति के लिए संघर्ष किया। बाद में B राउंड फंडिंग के बाद शिंगजेन कैपिटल, हानफू कैपिटल, वोल्कन कैपिटल, लाइट सोर्स कैपिटल और अन्य पूंजी कंपनियों की भागीदारी के कारण ओल्ड शाह की प्रारंभिक प्रबंधन टीम को सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया। दूसरा कारण धन की कमी थी। B राउंड निवेश के बाद पर्याप्त परियोजना मूल्यांकन और लाभप्रदता की अस्पष्ट दिशाओं के कारण ये कंपनी मोज और मीशो जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी, जिसके चलते B+ राउंड फंडिंग 22 महीनों के लिए स्थगित हो गई। धन की कमी से जूझ रही एक इंटरनेट कंपनी के लिए दिवालियापन लगभग अनिवार्य था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण लाभप्रदता और नियमन के दोहरे जोखिमों से सामना करना था। सीधे तौर पर कहें तो समर्थन पर्याप्त मजबूत नहीं था। 2017 में 100 से अधिक प्रसारण प्लेटफॉर्मों के बीच हुए 100 समूह युद्ध में मोज और मीशो विजयी कैसे हो सके? क्या ये फ्लिपकार्ट पर निर्भरता के कारण नहीं था? इसलिए पांडा टीवी को पुनर्जीवित करने के लिए कुंजी कीहू 360 और अन्य पूंजी को बाहर निकालना और स्वतंत्र प्रबंधन हासिल करना है। उसके बाद ही अनुवर्ती मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। विवान गुप्ता के निर्देशों को सुनकर शौर्य रेड्डी ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की और पांडा टीवी परियोजना का मूल्यांकन बाद में शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, विशिष्ट कार्य सौंप दिए गए हैं, आप सभी अपने अपने काम में लग जाएं। काव्या कौर यहीं रुक सकती है। शौर्य रेड्डी, विक्रम मल्होत्रा और प्रिया ठाकुर ने विवान गुप्ता को विदाई देने के लिए प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद विवान गुप्ता ने काव्या कौर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निदेशक काव्या, क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? विवान गुप्ता के अचानक और अजीब सवाल को सुनकर काव्या कौर कुछ हद तक भ्रमित हो गई, लेकिन उसने स्पष्टवादिता से जवाब दिया। विदेश में पढ़ाई के दौरान जब मेरा एकेडमिक कार्यभार कम होता था तो मैं कभी कभी फिल्में देखने के लिए समय निकाल लेती थी, लेकिन आमतौर पर वे विदेशी फिल्में होती थीं। हाल ही में देश लौटने के बाद से मैंने कोई भी घरेलू फिल्म नहीं देखी है। फिर आप घरेलू फिल्में देखने के लिए कुछ समय निकाल सकती हैं। घरेलू फिल्म बाजार अब छोटा नहीं है और अभी भी कई रोमांचक फिल्में रिलीज हो रही हैं। काव्या कौर ने सिर हिलाया। मैं अपने खाली समय में कुछ देखूंगी। विवान गुप्ता ने व्यर्थ की बातें करना बंद कर दिया, बल्कि आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने एक अलग फिल्म इन्वेस्टमेंट विभाग क्यों स्थापित किया और आपको इसका प्रमुख क्यों नियुक्त किया? मुझे नहीं पता। विदेश में इतने वर्षों तक पढ़ाई करने के कारण काव्या विदेशियों के बोलने के तरीके से परिचित है। उनका मानना है जानना ही जानना है, न जानना न जानना है, और वो बातों को घुमा फिराकर कहना पसंद नहीं करती।